जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पीछे हमारा लिखा है मैथ का मॉक टेस्ट। ठीक है, मैथ का मॉक टेस्ट आप लोगों की तैयारी को एकदम बेहतरीन बनाने के लिए हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों के लिए मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस सबका मॉक टेस्ट चल रहा है। आप लोग उसको देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, और देखिए चुनाव हमारा ख़त्म हो चुका है, रिजल्ट भी आ ही चुके हैं, सरकार बन ही जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगला प्रोसेस होगा हमारी, हो सकता है कि बहुत ही जल्द आपके रेलवे के नोटिफिकेशन आ जाए, आपके यूपी पुलिस की जो री एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके भी नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप लोग अपनी तैयारी को अभी से शुरुआत कर दीजिए ताकि बाद में पछतावा ना हो। तो आप लोग अभी, आप लोगों के पास टाइम है, हमारे साथ मॉक टेस्ट करिए और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर से बेहतर बनाते चलिए। ठीक है, आप लोग इधर इधर जितना कवर कर रहेंगे वैसे ही एग्जाम डेट आने के बाद आप लोग बहुत ही जल्दी पूरा सिलेबस को फिर से दोहरा लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग का सिलेबस कंप्लीट रहता है तो आपकी तैयारी बेहतर मानी जाती है और वही एग्जाम में क्लियर भी कर पाता है जो जिसका सिलेबस पूरा कंप्लीट रहता है। ठीक है, तो हम आप लोगों का सिलेबस मान के चलते हैं कि कंप्लीट है, इसलिए आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। मॉक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मॉक टेस्ट ही आपकी स्पीड, एक्यूरेसी मेंटेन करता है। ठीक है, तो आप लोग अपने आप को जांचिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आपका ज़्यादा आप समय नहीं, सीधा हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पर और वही क्वेश्चन की का प्रैक्टिस करेंगे। देखिए आ गया हमारा पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन हमारा आ गया है। देखिए कौन सा, शेषफल प्रमेय। ठीक है, शेषफल प्रमेय आप लोग जानते होंगे। तो शेषफल जो क्वेश्चन कई प्रकार के बनते हैं, जिसमें से एक प्रकार ये भी है। देखिए क्या कहा है कि 19 की पावर 300 है और 20 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर या किसी भी तरीके से हम क्या निकाल लें, उसको उसके अंश का मान अगर निकाल लें तो उसी समय पता चल जाएगा कितना होगा। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए पहले, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए कि अगर हमें भाग देना है 19 की पावर 300 से और भाग देना किससे है, 20 से। अब यही हमसे पूछा है कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, मतलब शेषफल कितना आएगा। ठीक है, अगर हम इसको ये 300 को छोड़ देते हैं, 300 को छोड़ देते हैं तो हम क्या चेक करेंगे कि अगर हम देखें 19 को अगर 20 से भाग दें, 19 को अगर हम 20 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल हमारा 19 आएगा। ठीक है, या तो 19 आएगा या इसी को हम कह दें कि -1 भी आएगा। ये +19 आएगा और एक -1 भी तो आएगा कि 20 से भाग देंगे तो एक कमी है तो -1 भी आता है। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है, लेकिन हम हमेशा लेते किसको है, पॉजिटिव को लेते हैं। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि देखिए 20 में 19 का भाग देंगे तो हम, अगर हम 19 के पावर फिर 300 रखेंगे तो फिर से हमारा वही बन जाएगा। तो हम इसको न लेकर के हम इस माइनस वाले को रख करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसी का यूज करके हम इसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 19 के देंगे तो यहाँ पे बनेगा क्या, 1 की पावर 300, 1 की पावर 300, लेकिन ये -1 बनेगा। ठीक है, क्योंकि 19 है। अगर यही 21/20 होता, 21/20 होता तो हम लिख देते 1 की पावर 300, लेकिन यहाँ पे 19 है तो 20 से कम है तो हम लिखेंगे -1 की पावर 300। ठीक है, -1 की पावर 300। हम जानते हैं कि 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही बनता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, अगर यहाँ पे देखिए सम संख्या में है वो 1 का स्क्वायर करने के बाद, जैसे आप जान लें कि -1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना आंसर निकल के आता है, 1 आता है। लेकिन -1 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारा कितना निकल के आता है, -1। अतः हमसे ये हम ये कह सकते हैं कि जब भी 1 की पावर अगर सम संख्या है, -1 की पावर अगर सम संख्या है तो उसका मान 1 आएगा, अगर विषम संख्या है तो -1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि -1 आ रहा है, -1 की पावर 300 और बटा 20। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1/20 बन जाएगा। यहाँ पे शेषफल कितना हो जाएगा, 1/20। तो अब देखिए जब भी हमारा जो रिमाइंडर होता है वो अंश वाला क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, मतलब 20 से छोटा है तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। तो इस वाले कंडीशन के लिए जो रिमाइंडर निकल के आएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखिए एक कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है, यही सही होगा। रिमाइंडर निकालने का ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है। बस इसी तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बाकी और भी तरीके हैं बहुत सारे, लेकिन ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है और यही इसको बेसिक भी कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन हमारा कहा है कि एक महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए।
एकदम ये देखिए लॉजिकल रीजनिंग में है, इस तरीके के क्वेश्चन को लॉजिकल रीजनिंग में कहते हैं, लेकिन ये हमारे मैथ में शामिल है। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि देखिए जैसे मान लें कि हम 3 व्यक्ति हैं, अगर कोई 3 व्यक्ति है, ये 3 व्यक्ति सबसे हाथ मिलाएगा तो कितनी बार मिलाएगा, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, तो इसका फॉर्मूला होता है कि n-1/2, ठीक है। सबसे अगर एक बार हाथ मिलाएगा तो इतनी बार ये हाथ मिलाया जाएगा, ठीक है। अगर 3 व्यक्ति हैं तो 3 रखेंगे, 3 गुणे 3 में से 1 जाएगा 2/2, तो कितनी बार मिलाया जाएगा, 3 बार। 3 व्यक्ति हैं, सबसे हाथ अगर मिलाएंगे तो कितनी बार मिलाया जाएगा, 3 बार मिलाया जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन कहा गया है 40 व्यक्ति हैं, तो ये हमारा फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पे व्यक्ति कितने हैं, 40 व्यक्ति हैं, ठीक है। और अगला क्या होता है n-1, 40 में से 1 जाएगा और बटे 2, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आएगा, कितनी बार मिलाया गया है, टोटल कितनी बार मिलाया गया है, कटाएंगे यहाँ से देखिए, ये तो हमारा आ जाएगा 20 और 40 में से 1 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 39 गुणे 20, ठीक है। 39 गुणे 20, 39 गुना कितना होता है, 39 गुना होता है 78, मतलब 780 बार। कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, 780 बार। देखिए कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में कितना है, 780 बार। बस कुछ भी नहीं करना था इसमें, बस आपको एक फार्मूला याद करना है कि जो जितनी बार, जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, आप लोग समझिएगा, हम आप लोग को थोड़ा सा और क्लियर कराएं ताकि आपको ये फार्मूला रटना ना पड़े, याद हो जाए। कैसे याद होगा, देखिए अगर 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, मान लेते हैं 2 व्यक्ति हैं, तो अगर आपस में हाथ मिलाएंगे तो आप लोग पहले अपने हिसाब से समझिएगा, हाथ मिलाएंगे तो कितनी बार मिलाया जाएगा, एक बार में दोनों मिला लेंगे, ठीक है। तो हम देखिए इस फार्मूले पर रख करके चेक करते हैं ऐसा होता है कि नहीं। तो देखिए क्या होगा, 2 व्यक्ति थे, ठीक है, कितनी बार मिलाया जाएगा, 2 - 1/2, ठीक है। अब ये 2 से कटाएंगे तो कितनी बार गया, 2 से कटेगा तो 1 बार गया, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बार, तो कितनी बार आ रहा है, 1 बार। देखिए ये हमारा फार्मूला काम किया कि नहीं, ये फार्मूला हमारा इस पर लागू हो गया है पूरी तरह से, तो हम इस फार्मूले को एकदम ही 100% सत्य मानेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर क्या बचेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा, ये भी वही शेषफल वाला नियम है। तो इसमें समझिए, जैसे मान लेते हैं कि 7 का ही मल्टीपल चेक करेंगे। अगर मान लेते हैं कि कोई संख्या 7 गुणे 1 + 1, मतलब हम मान लें कि 7 + 1 4, टोटल हम मान लें कि कोई संख्या 11 है। ये सबके लिए तो कॉमन होगा, सबके लिए काम करेगा। मान लेते हैं कोई संख्या 11 है, 11 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 4, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उस संख्या के वर्ग को अगर 11 का स्क्वायर कर दें, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, को अगर 7 से भाग करें तो कितना बचेगा। तो देखिए क्या होगा, 7 से भाग देने पर ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 1 का 7 बचा, यहाँ पे 5, ठीक है, 7 7 49, ठीक, 7 7 49 बचा, यहाँ पे कितना 51 था ना, ये 51 में से मतलब 2 बचा, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया है, ठीक है, रिमाइंडर कितना आया है, 2 आया है। तो हम इसको इसी तरीके से लगाना है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं 7x + 4, यही तो संख्या है जो 7 से विभाज हो रही है। 7 से विभाग होने पर पहले क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, ठीक है। कह रहा है कि इसका वर्ग करने पर कितना रिमाइंडर होगा, वर्ग करने पर कितना रिमाइंडर होगा। तो जानते हैं वर्ग करेंगे तो क्या होगा कि जो संख्या होगी उसका पूरा वर्ग होगा। वहां से देखिए, अभी आप लोग को दिखाएं कि अगर हम 11 लिए थे तो रिमाइंडर 4 आ रहा था, 11 का स्क्वायर किए तो कितना रिमाइंडर आया, 2 आया था, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को ना कि ऐसे ना करके हम, ये पहले तो हमारा बेसिक मेथड तो यही होगा कि इसको हम इस संख्या माने, अब इसका हम स्क्वायर करेंगे, अब चेक करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये संख्या तो 7 से कट ही जाएगी, बचेगी कौन संख्या, ये वाली संख्या। इस वाली संख्या का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो समझिए एक बार और समझिए। देखिए अभी हम 11 वाला लिए थे तो आपको अच्छे से समझ में आया था, तो हम 11 वाले को ही लेकर के समझाते हैं तो थोड़ा और जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो ये यहाँ पे जो बना है ना, यहाँ पे हम x का 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी मान रखेंगे सब पर लागू होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 का मान, अगर x का मान अगर हम 2 रख लेते हैं तब भी यही काम करेगा, 7 दूनी 14 4 18,
ठीक है। 18 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 4 आएगा, और 18 का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, देखिए 18 गुणे 18 बटे कितना हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर करने के बाद कितना बचता है, यहाँ पे 4 बचता है और यहाँ पे 4 बचता है, 4 चौके 16। अब ये 16 तो 7 से बड़ा है, तो हम फिर से इसको भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पे देखिए ये जो बनाया है ना इक्वेशन, यहाँ पे x का 1 2 3 4 कुछ भी मान रख के आप चेक करेंगे तो ये साबित ही ये हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, जैसे हम आपको 11 वाला समझा रहे थे ना, 11 को हम लिख सकते हैं क्या, 11 गुणे 11, जब 11 को 7 से भाग दे देते तो 4 आया था, तो 11 का जब स्क्वायर करेंगे मतलब 11 गुणे 11 कर देते हैं, यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर भी यही बन रहा है, 4 यहाँ पे बच रहा है, 4 यहाँ पे बच रहा है, गुणा है बीच में तो बीच में गुणा होगा, 4 चौके 16/7। ठीक है, 16/7, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, हमने आपको 3-4 तरीके से थोड़ा सा आपसे उदाहरण लेकर के समझाया, इसलिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं। ठीक है, उनके सिरों की कुल संख्या 42 है और उनके पैरों की कुल संख्या 138 है, मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीका, एकदम बेसिक और एकदम देहाती तरीका बताते हैं। देखिए कैसे लगता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए मुर्गियां दिया है और बकरियां दिया है। मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, और बकरियों के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो हम देखिए और क्या हुआ है, देखिए इसमें 42 तो क्या है, कुल सिरों की संख्या 42 है, मतलब जो जानवर हैं उनको सिरों की संख्या 42 है। ठीक है, एक सिर के कम से कम 2 पैर होने ही चाहिए, क्योंकि अगर मुर्गी होगी तो 2 पैर होगा, मुर्गा होगा, बकरा होगा तो बकरियां होगी तो उसमें 4 पैर होंगे, 2 पैर तो होने ही होने हैं। तो हम कह सकते हैं कि देखिए 42 तो पहले 42 तो क्या है, सिर है। ठीक है, अब 42 में से अगर सबको 2-2 है तो हम कह सकते हैं कि पहले 42 गुना 84 पैर तो यहाँ पे सम्मिलित हो चुके हैं। ठीक है, 84 पैर क्या हुआ है, सम्मिलित हो चुका है। बचा कितने हैं, 138 में से 84 यहाँ पे हो गया है, तो 138 में से 84 अगर हम घटाना चाहें तो कितना बचेगा, 8 में से 4 जाएगा 4। ठीक है, और उसके बाद 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, ये 54 पैर और बचे हैं। ठीक है, ये 54 पैर और बचे। ये 54 पैर क्यों बचे हैं, क्योंकि बकरियां हैं, बकरियों को कितने पैर हैं, 4 पैर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये 84 पैर से तो क्या बन रहे हैं, टोटल मुर्गी तो बन ही रहे हैं। अब ये जो 54 पैर ये एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है, क्योंकि बकरियां हैं, बकरियों के एक बकरी के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, 2 इस वाले में सम्मिलित हो चुके हैं, बचे हुए 2-2 इसमें हैं। तो अगर एक बकरी के 2 पैर और ऐड होंगे तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो ये जो 27 निकल के आएगा, ये 27 क्या है, मतलब इसका मतलब है कि 27 तो क्या है, बकरी है। ठीक है, 27 तो क्या है, बकरी है, 27 बकरी है, और बचे हुए 42 में से 27 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, मुर्गियों की संख्या। हमसे मुर्गियों की संख्या पूछी है, तो 27 तो अगर बकरी है टोटल 42 में से, तो इसमें से हम 27 माइनस कर देंगे तो बकरियों की संख्या निकल के आ जाएगी। कितना हो जाएगा, 3 यहाँ से 3 2 5, मतलब कितने हो जाएंगे, 15। ठीक है, यही ना होगा, हाँ, तो 42 में से 27 निकल जाएगा तो 15 हो जाएगा। यहाँ से बकरी हो जाएगी 27 और 15 तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा कितना, मुर्गी हो जाएगी, क्योंकि मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। आप लोग ऐसे भी चेक करेंगे कि मुर्गी के अगर 2 पैर होते हैं तो 15 मुर्गी के कितने पैर हो जाएंगे, 15 दूना 30, बचा हुआ कितना मुर्गी बचे हैं, 108 पैर बचा है। 108 को हम 4 से भाग देते हैं, 108 को अगर हम 4 से भाग दें तो क्या निकल के आएगा, 27। ये 27 क्या हो जाएगी, बकरी हो जाएगी। देखिए आप लोगों की ट्रिक क्या बताएं कि पहले आप समझिए एक सिरों की संख्या कितनी है, 42 है। ठीक है, 42 तो सिर है। हम ये कह सकते हैं कि 2 पैर, कम से कम 2 पैर तो किसी भी जानवर के होंगे, चाहे मुर्गी हो या तो बकरी हो, तो 2 पैर तो होने ही होने हैं। तो 42 सिर में 2 पैर कम कर दे गुड़ा तो 84 पैर तो सम्मिलित होना ही होना है। बचा हुआ 54 जो सिर 54 पैर बचा है, यह क्यों बचा है, क्योंकि बकरियां सम्मिलित हैं। एक बकरी के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, 2 इस वाले में सम्मिलित हो चुके हैं, बचे हुए 2 इसमें सम्मिलित होंगे, तो 54 पैर में से सबको 2-2 और बांट देंगे तो बचेगा कितना, तो बांटेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। तो ये जो 27 आएगा, 27 ही क्या मानेंगे हम, बकरी, क्योंकि बकरी के होते हैं 4 पैर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा है कि यदि संख्या 6 4 8 4 y 6 8 से विभाज्य है तो y का मान या y का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, देखिए आप लोग को विभाज्यता के नियम में आप लोग पढ़े होंगे कि 2 का विभाज्यता नियम, 4 का विभाज्यता नियम, 8 का विभाज्यता नियम, ऐसे ही बहुत सारे
नियम पढ़ते ही चले जाएंगे। तो आप देख जानिए कि 8 से भी कोई भी संख्या कब विभाज्य होती है। 8 से कोई भी संख्या तब विभाज्य होती है जबकि आखिरी के जो 3 डिजिट होते हैं वो अगर पूरी तरह 8 से विभाज्य हो रहे हैं तो वो संख्या पूरी 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम देखिए ये यहाँ पे हम इस संख्या को ना देख के हम सिर्फ ये 4y6 को देखते हैं। तो देखिए y का कौन कौन सा मान यहाँ पे रखने पर 8 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो 8 से विभाज्य होने के लिए यहाँ y का मान अगर हम 1 रख देते हैं तो देखिए 8 पंचे 40, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे देखिए y का मान अगर हम 1 रखते हैं तो ये संख्या पूरी तरह से कट रही है। और सबसे हमें कहा था कि न्यूनतम संख्या, तो 1 से नीचे से न्यूनतम यहाँ पे 0 तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो कि हम 0 चेक करें तो हम यहाँ पे देखिए अगर हम 416 को 8 से विभाजित करते हैं तो ये 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम संख्या हमें लिया था तो न्यूनतम संख्या ऑप्शन से ही रख दिए। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही होगा, क्योंकि हमें आगे सब 1 से बड़े दिख रहे हैं, चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक, तो हम 1 रख के चलेंगे। y का मान अगर हम 1 रखेंगे तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रॉफिट और लॉस से है। किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 104 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि हमेशा आप जानते हैं कि सीपी मतलब होता है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस हमेशा हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। ठीक है, हमेशा क्या मानते हैं, 100 ही मानते हैं। तो देखिए कोई भी सामान 100 रुपए का खरीद के अगर 7% लाभ का बेचा जाएगा तो कितने का बेचा जाएगा, 107 रुपए का। ठीक है, और कह रहा है कि 6% की हानि पर, या तो उसे 7% के लाभ पर बेचे और या 6% की हानि पर बेचे, तो उनके बीच का अंतर कितना दिया गया है, 104। तो कह रहा है कि 100 में अगर कोई भी कास्ट प्राइस 100 रुपए है, 7 रुपए प्रॉफिट 7% प्रॉफिट लेगा तो 107 का बेचेगा। और इसी प्रकार देखिए 100 रुपए के सामान की उसी सामान को अगर हम 6% हानि पर बेचेंगे तो कितने का बेचेंगे, 94 रुपए का बेचेंगे। ठीक है, तो इनका जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, देखिए 7 6 13 का अंतर आएगा। ठीक है, ये 13 का अंतर आएगा, लेकिन रियल में वैल्यू कितना दिया गया है, 104। हम तो ये 100 माने थे ना, लेकिन रियल वैल्यू 100 तो है नहीं। हमसे पूछा किसका मान है, 100 का ही मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए 13 से कटाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 13 8 104। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया है, 8 आ गया है। तो इसमें 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका कास्ट प्राइस। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ नहीं था। देखिए चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या आया है। कहा है कि एक व्यक्ति 16,800 रुपए में 18 खाट बेच करके 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ प्राप्त करता है, तो एक खाट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप समझ लीजिए कि जब भी अगर आपको क्रय मूल्य दिया गया होगा तो हम क्रय मूल्य के बराबर लाभ अगर दिया गया है तो हम उसको 18 में ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर हमसे विक्रय मूल्य कहा होता तो हम 18 में से उतना ही माइनस कर देते। तो इसमें क्या होगा कि देखिए 16,800 रुपए ये क्या है, इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। लेकिन आप जान लीजिए कि ये 18 खाट का है। ठीक है, लेकिन वो उसे मतलब 16,800 रुपए में वो 18 और 3 21 खाट को खरीदा था, तभी तो उसको क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। हम कह सकते हैं कि ये 16,800 कितने खाट का मूल्य है, 21 खाट का। इसका ये क्या निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा इसका सीपी। ठीक है, ये एक खाट का सीपी निकलेगा। तो यहाँ से देखिए निकालेंगे तो कितनी बार जाएगा, 21 से जाएगा कितनी बार, 21 दूना 8 दूनी 16, 8 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो सीपी निकल के आएगा कितना निकल के आएगा, 800। मतलब एक खाट का जो सीपी निकल के आएगा 800 निकल के आएगा। देखिए ये इसमें समझना ये था कि देखिए 16,800 रुपए ये है, 16,800 रुपए में ये 18 खाट बेचता है, लेकिन इतने में उसे बेचने पर क्या प्राप्त होता है, 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है। मतलब वो इतने का 16,800 रुपए में वो 18 और 3 21 खाट को खरीदा था। ठीक है, मतलब वो 21 खाट को 16,800 रुपए में खरीदा था, लेकिन वो बेचते टाइम क्या क्या है कि 16,800 रुपए में ही 18 खाट को ही बेचता है। ठीक है, अगर हमसे प्रतिशत पूछा होता तो हम सीधा प्रतिशत निकालते 3/21, क्योंकि 21 खाट को बेचने में जितना प्रॉफिट होगा वो 3 के बराबर होता है। यहाँ से हम प्रॉफिट निकालते, लेकिन हमसे यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछा था, हमें एक खाट का मूल्य पूछा था। तो हमारा जो एक खाट का मूल्य निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 800, क्योंकि 16,800 रुपए में ही वो 21 खाट को खरीदा था। हमें यहाँ क्रय मूल्य निकाला था, तो सीपी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये। अगर हमें एसपी निकालना होता एक खाट का कितना होता, तो हम लिखते हैं 16,800 बटे 18, क्योंकि 18 खाट को 16,800 रुपए में वो बेचा है, लेकिन खरीदा क्या है, 16,800 रुपए में 21 खाट को खरीदा है। तो हमें अगर एक खाट का निकालना है
16,800 में से 21 को भाग देंगे तो हमें 1 खाट का मूल्य प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, ठीक है। यदि उनमें प्रत्येक में 3 जोड़ा दिया जाए तो उनका अनुपात 10 और 13 हो जाता है, तो मूल संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है कि हीट एंड ट्रायल मेथड से ज्यादा आसानी से और जल्दी लगा सकते हैं आप। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है समझ रहे हैं? ऑप्शन को उठाइए और फटाफट उसमें जोड़ करके चेक कर लीजिए जिससे अनुपात हमारा ये दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हो। 3 और 4 पर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये देखिए 4 और 5 में है तो ये वाला हमारा पहले से कैंसिल हो गया। ये 3 4 में है, 3 4 ये है, 3 4 ये है, ठीक है। बाकी और अनुपात में नहीं है, तो हमें अब इसको छोड़ करके बाकी 3 में ट्राई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए कह रहा है कि जोड़ने के बाद क्या हो रहा है 10 और 13। तो हम पहले हम देख रहे हैं डी वाले ऑप्शन को पकड़ते हैं। 27 में 3 जोड़ेंगे तो देखिए 27 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 26 में 3 जोड़ेंगे तो ये 39 प्राप्त होगा। इसको कटाएंगे हम, किसने 3 से कटाएंगे तो 3 दहा में 30 और 13 तिया 39, 10 और 13 आ रहा है। तो देखिए हमारा अनुपात आ गया 10 और 13। तो हम इस ऑप्शन को डी को मार करके आगे चले जाएंगे। लेकिन ये हम क्या किए, आप लोगों के लिए 5 सेकंड 10 सेकंड में आपको अगर ये पकड़ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आया तो आपको तरीका मालूम होना चाहिए। तरीका क्या होता है कि देखिए इसमें कहा है कि 3x प्रत्येक में 3 जोड़ने पर 3x प्लस 3 बटे 4x प्लस 3 को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 10 और 13, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे तो वहां से हमारा ये निकल के आएगा। देखिए कैसे आता है, 13 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो 13 तिया 39x प्लस 13 तिया 39, ठीक है, बराबर यहाँ पे 10 चौके 40x प्लस 120, ठीक है, यही ना आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि x को यहाँ पे लाएंगे या इस तरफ लाएंगे, या तो इसी को उस तरफ ले जाते हैं और इसको इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। कहीं से गुणाकार में गलती तो नहीं हुई है? हाँ यार सॉरी, देखिए यहाँ पे 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30 होगा ना। तो अब देखिए अब क्या होगा कि ये इस x को उस तरफ ले जाते हैं, 30 को इस तरफ ले आते हैं तो कितना हो जाएगा x, क्योंकि 40 में से 39 माइनस होगा तो x बचेगा, और 39 में से 30 को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। तो x का मान क्या निकल के आया है 9 निकल के आया है, x मान 9 निकल के आया है। तो हमें पूछा है कि संख्याएं कौन सी है, तो संख्याएं हमारी कितनी थी 3 और 4 के अनुपात में थी, ठीक है, 3 और 4 के। तो 9 का मान कितना हो जाएगा 27 और 9 चौके 36, ठीक है, 27 और 36। वो संख्याएं क्या हो जाएंगी 27 और 36। ये देखिए यहाँ से भी निकल के आया, बाकी आप 5 सेकंड में इससे भी निकाल लिए थे, क्योंकि हम यहाँ पे देख लिए 4 और 5 का अनुपात बन रहा है, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता है, हो सकता है तो यही 3 हो रहा है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि 9 में 3 जोड़ने पर क्या हो जाएगा 12 प्राप्त होगा, और 12 से 10 लाना बहुत ही मुश्किल है। 12 और यहाँ पे क्या बन रहा है 15, 12 और 15, इसको कटाएंगे तो 4 और 5 का बन जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। इसको चेक करेंगे तो ये बन जाएगा 12 3 15 और 16 3 19, ये तो कट ही नहीं रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वैसे भी निकल जाता। हीट एंड ट्रायल मेथड इसी को कहते हैं कि आप ऑप्शन को रख करके भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कभी कभी देखिए एग्जाम में बैठने पर हो सकता है कि कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बैठे हुए तुरंत वो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, लेकिन आप लोग के पास अगर समय बचा है तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिए कि ऑप्शन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये होता है आपकी अगर तैयारी और प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये सब सीखने को मिलता है कि आप क्यों कई तरीके से क्वेश्चन लगा सके, इतना काबिल बनना है आप लोगों को। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कहा है कि 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4 और 1 है, ठीक है। कितना लीटर दूध और मिला लिया जाए ताकि अनुपात जो है वो 16 और 1 का हो जाए। देखिए इसमें मिलाया क्या जा रहा है, बस मेन की पॉइंट इसका यही होता है कि इसमें मिलाया क्या जा रहा है, मिलाया क्या जा रहा है दूध को, लेकिन पानी को क्या किया गया है स्थिर रखा गया है। देखिए 25 लीटर का मिश्रण था, ठीक है, मिश्रण कितने का था 25 लीटर का था, कितने के अनुपात में था 4 लीटर दूध था और 1 लीटर क्या था, मतलब 4 और 1 का अनुपात में दूध था, ठीक है। कह रहा है कि कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए ताकि अनुपात जो है वो कितना हो जाना चाहिए 16 और 1 का। तो देखिए यहाँ पे दूध भी 1 यूनिट है, यहाँ भी 1 यूनिट है, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अब हम सीधा सीधा ये चेक करेंगे कि देखिए जब हमारा अगर ये बराबर नहीं होता पानी तो हम इसको चेंज करते बराबर करते किसी भी तरीके से, लेकिन यहाँ पे पहले से बराबर है तो हमें अब बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से देखिए कितने यूनिट बढ़ रहा है दूध हमारा जो है वो 11 यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है, 11 यूनिट दूध बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे देखिए 11 का कोई 11 नहीं 12 यूनिट बढ़ रहा है ना, 4 से 16 होने में कितना जा रहा है 12, ठीक है। तो 12 यूनिट बढ़ रहा है
अभी 12 यूनिट, 1 यूनिट का मान जितना होगा उस हिसाब से होगा। तो देखिए 25 लीटर का कोई मिश्रण था, 4 और 1 के अनुपात में बचेगा, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 4 1 5, 5 होगा। ये 25 यूनिट को 5 से भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान निकल के आएगा। 1 यूनिट का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पे देखिए पहले वो 20 लीटर दूध था और 5 लीटर क्या था, पानी था। तो अब उसमें कितना पानी मिलाना है, 12 यूनिट। 1 यूनिट का मान अभी हम निकाल के लाए कितना, 5, तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 60 लीटर। मतलब 60 लीटर दूध को और मिलाया जाएगा। तो देखिए पहले इसमें कितना था, 20 था, ठीक है, पहले वो 20 था, इसमें 60 हम और मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 तो पहले से था ही, ठीक है। अब इसको कटाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये 16 बार और ये 1 बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब इस मिश्रण में 60 लीटर दूध को मिला देंगे तो रेशियो जो बनेगा 16 और 1 का बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है कि 18 और 72 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कभी कभी आपको तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात, प्रथम अनुपात, चतुर्थ अनुपात ऐसे ही बहुत सारे देते रहता है। तो आप लोग जानिएगा कि तृतीय अनुपात का क्या होता है। तृतीय अनुपात होता है b² a होता है, यही होता है तृतीय अनुपात, ठीक है, b² a। ये क्या है, a है और ये क्या है, b है। तो b का मान कितना हो जाएगा, 72 × 72, ठीक है। और a का मान कितना हो जाएगा, 18। तो 18 से कटाएंगे तो ये 18 चौके 72, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ठीक है, 288। तो इसका जो तृतीय अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 288। देखिए जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये क्या है, यही है तृतीय अनुपात, ठीक है। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला यही होता है। तृतीय अनुपात जो होगा वो b² a होगा। बस इसी पे क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। वो उनके अनुपात जो है 2 1 3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, समझिएगा कि देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन मेथड से हम बता दें आपको, 2 सेकंड में आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिएगा कि अनुपात जो दिया गया है ये कितने का दिया है, 25 पैसे का, और कितना है, 10 पैसा और 5 पैसा। 25 पैसे का अनुपात 1 दिया है, 2 दिया है इसका, और इसका दिया है 3 दिया है, ठीक है। तो देखिए ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है, ठीक है, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। हमसे पूछा गया है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए 5 पैसे के यूनिट के मान कितना है, 3। जो भी संख्या होगी वो 3 से जरूर कटनी चाहिए, ठीक है, 3 से जरूर कटनी चाहिए। तो हम देखिए यहाँ पे देखिए 100 3 से पूरी तरह से नहीं कटेगा, 200 भी नहीं कटेगा, 50 भी नहीं कटेगा, यही एक संख्या ऐसा है जो कटेगा। देखिए हमने 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, लेकिन आप लोग को तरीका आना चाहिए। तरीका क्या होता है कि देखिए तरीका इसका देखिए ऑप्शन मेथड से भी लगा सकते हैं और आपको बेसिक मेथड से भी लगा सकते हैं, आप जैसे भी चाहें वैसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 5 पैसों के सिक्कों की संख्या में दी गई है कितनी, 3 दिया गया है, ठीक है, 3 दिया गया है। अगर हम यहाँ पे 150 रखते हैं, ठीक है, 150 सिक्का हम क्या मान ले कि 5 पैसे के हैं, तो 3 यूनिट का मान अगर 150 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मतलब अगर ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 सिक्का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 50 सिक्का, ठीक है। ये 25 पैसे का है, 25 पैसे का सिक्का कितना है, 50 है। 10 पैसे का कितना है, 100 है, और 5 पैसे का कितना है, 150 है। इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए 30 रुपए का, 30 रुपए को हम लिख सकते हैं क्या, 30 रुपए को हम लिख सकते हैं 3000 पैसा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है। तो 30 रुपए में कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, ठीक है। 100 का गुणा करेंगे तो 3000 हो जाएगा। तो हमारा अब हम यहाँ से देखिए गुणा करके हम देखेंगे, चेक करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3000 पैसे आना चाहिए, ठीक है। 25 पैसे का एक सिक्का है तो 50 पैसा मिला के कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, कितना हो जाएगा, 1250 ये हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 10 दूनी 20, 100 पैसा, 100 सिक्का इसमें है 10 पैसे का, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, 150 पैसा कितना बार है, 5 का, 15 25 75, 750। अब इसको तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा कितना, 3000, ठीक है। ये इससे भी हम लगा सकते हैं। तो आपको देखिए, आप जब भी एग्जाम में बैठिएगा तो थोड़ा अपना दिमाग को एकदम खोल के बैठिएगा। कभी कभी आंसर हमारा 2 सेकंड में आने वाला होता है, अगर आप लोग को तरीका पता है तो। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखिए एकदम सेम डाटा, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन न कि हमारे द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेम टू सेम डाटा आया है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए प्याली किसी स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। यदि वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है तो उसे 3 मिनट की देरी हो जाती है। ठीक है, प्याली ने कितनी दूरी तय की थी। आप जानते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग को टाइम एंड डिस्टेंस में इसमें इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, फार्मूला पूरा बेसिक से समझा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि S1 इंटू S2 अपान क्या होता है S1 माइनस S2 इंटू डेल टी अपान 60। टी अगर मिनट में होगा तो उसे घंटे में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही वाला फॉर्मूला लगना है कि पहले S1 का मान कितना है 66 है, उसके बाद कितना हो जा रहा है 54 हो जा रहा है, और इनका जो डिफरेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा 66 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा 4 4 6 और 6 12 हो जाएगा। ठीक है, और गुणे डेल टी क्यों होगा, क्योंकि देखिए 5 मिनट पहले पहुंच रहा है और 3 मिनट बाद पहुंच रहा है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा जुड़ जाएगा, क्योंकि पहले और बाद, पहले इधर बाद इधर, तो ये अगर 5 है और ये 3 है, टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। पर टोटल कितना हो जाएगा 8 मिनट। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से गुणा करना पड़ता है। ये जो आता है ये हमारा क्या आता है डिस्टेंस, ये क्या होता है हमेशा डिस्टेंस निकल के आता है। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे और डिस्टेंस को निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे होगा कि 6 राह में 60 और 6 9 54, 3 त्रुक का 9, 3 चौके 12, 4 से कटेगा 6 दूनी 8। ठीक है, अब ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 के 36, 6 36 3 39, 39 बटा 10 बराबर क्या लिख सकते हैं 39.6। ठीक है, 39.6 जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। कुछ भी नहीं था इसमें, बस आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए। कह रहा है कि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम कुल यात्रा का 4/9वां भाग बस द्वारा, 5/18वां भाग रेल द्वारा और शेष भाग 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी करता है, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, कोई एक ऐसी दूरी मानना पड़ेगा। हम कुछ अपने मन से कोई डिस्टेंस मान लेते हैं, तो डिस्टेंस क्या मानेंगे हम, इनका एलसीएम लेते हैं। ये देखिए नीचे वाली संख्या 4/9 है और 18 है, तो हम मान लें कि 18 किलोमीटर हम मान लेते हैं कि कोई दूरी जो है वो कितनी है 18 किलोमीटर। ठीक है, 18 यूनिट मान लेते हैं कि कोई दूरी है, किलोमीटर नहीं 18 यूनिट हम दूरी टोटल मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 4/9 है, 4/9 और क्या है 5/18। ठीक है, 4/9 और 5/18, तो हम 18 को 18 का 4/9वां भाग निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 18 का 4/9 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर होगा, मतलब 8 यूनिट होगा। ठीक है, कितना यूनिट होगा 8 यूनिट। हमें अभी किलोमीटर में नहीं है, हम इसको माने हैं यूनिट में कि 18 यूनिट की कोई डिस्टेंस है, उसको उसका 4/9 भाग क्या दिया है यात्रा बस द्वारा कितना किलोमीटर कितना यूनिट हो जाएगा, क्योंकि 18 का अगर हम 4/9 निकालेंगे तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 यूनिट तो वो बस के द्वारा हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 5/18, 18 से 18 कट जाएगा तो 5 ये हो जाएगा, फिर प्लस कितना बचेगा, फिर टोटल 18 यूनिट टोटल था, 8 ये और ये 5, 8 5 13, तो बचा कितना है 5 यूनिट। ठीक है, ये 5 यूनिट, इसी 5 यूनिट का मान हमें दिया गया है। इसे हम देखिए, इसको अगर हम x मान लेते हैं और इसके बराबर हम टोटल माने कितना है 18 यूनिट, तो यहाँ से जो x के बराबर निकल के आएगा 8 5 13, 13 में 18 में से 5, 18 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 5। ये जो 5 यूनिट है ना, ये क्या है, ये बचा हुआ भाग है, तो बचा हुआ कितना है, लेकिन 5 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान लेकिन हमें दिया कितना गया है 10, 5 का मान हमें दिया गया है 10, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 1 यूनिट का मान 2 आएगा, तो हमें निकालना कितने का है 18 यूनिट का, क्योंकि हमें डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस हमारा कितना माने थे 18 यूनिट, तो 18 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 18 गुणे 2, 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा कितना 36। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही होगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कहा है कि एक अर्धवृत्तीय क्षेत्रफल का व्यास 14 सेमी है, तो उस क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा है कि कोई एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त कैसे बनता है कि देखिए ये होगा, ये हमारा क्या है अर्धवृत्त है। ठीक है, हमें इसका व्यास दिया गया है, कितना दिया गया है 14, यहाँ पे इसका जो व्यास दिया गया है 14 दिया गया, तो 7 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा, त्रिज्या उस व्यास की आधी होती है। तो और क्या पूछा है हमसे, क्षेत्र का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप तो हम जानते हैं कि ये क्या है हमारा
वृत्त का अर्ध परिमाप है। वृत्त का अर्ध परिमाप कितना होता है? पाई आर होता है। ठीक है, वृत्त का पहले आप जानिए वृत्त का परिमाप क्या होता है। वृत्त का परिमाप क्या है? पूरे वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का जो परिमाप होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है। अगर हमें ये आधा पूछे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई आर अपान 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना? पाई इंटू आर। ठीक है, तो अर्ध परिमाप का अर्धवृत्त अगर है तो इसका परिमाप क्या होगा? ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? देखिए पाई आर तो ये इसका हो जाएगा प्लस देखिए, तो इसका जो इसका अर्धवृत्त का परिमाप जो होगा अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा? पाई, यहां से ये इसका मान कितना हो जाएगा? पाई इंटू आर प्लस यहाँ से आर प्लस आर मतलब कितना हो जाएगा? 2 इंटू आर। ठीक है, 2 इंटू आर। तो हमारा जो आंसर दिया है मीटर में दिया है, तो हम पाई का मान जानते हैं कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7। यहाँ से देखिए आर का मान कितना है? 7 है प्लस 2r ना, 7 गुणे 2। तो यहाँ से देखिए 7 से 7 कट जाएगा और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। 22 और 14 कितना हो जाएगा? 36 मीटर। ठीक है, तो इसका परिमाप जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? 36 मीटर। 36 मीटर क्या होगा? आंसर सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा है कि यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेमी क्यूब है तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें गोले का आयतन दिया है, हमसे व्यास पूछा है। तो गोले का आयतन क्या होता है समझिएगा। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है गोले का आयतन। इसके बराबर हमें दिया कितना क्या है? 36 पाई सेमी क्यूब। तो हमारा जो त्रिज्या निकलेगा वो सेमी में निकलेगा, क्योंकि सेमी क्यूब में है। तो कुछ नहीं करना है, पाई से पाई कटेगा। ठीक है, 4 से ये कितनी बार जाएगा? 4 9 36। ठीक है, आर क्यूब का मान ये 3 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 27। आर का मान कितना निकल के आएगा? आर का मान निकल के आएगा 3। ये तो त्रिज्या निकल गया। गोले का व्यास पूछा है, व्यास क्या होगा? त्रिज्या का डबल होता है। तो 2r मतलब डी क्या होता है? व्यास होता है। r बराबर 3 तो डी आर बराबर कितना होता है? 2r। ठीक है, 2 इंटू आर बराबर लिखेंगे 2 गुणे 30 बराबर 6 सेमी। व्यास इसकी कितनी हो जाएगी? 6 सेमी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ भी नहीं था। आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन भी एडवांस से ही आ गया है। कहा है कि यदि ये गोले का आयतन 36 पाई सेमी क्यूब है तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है, इसका तो हम भी निकाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है कि 500 की आबादी वाले एक कस्बे में 3200 लोग चाय पीते हैं, 2500 लोग काफी पीते हैं और 1500 लोग चाय और काफी दोनों पीते हैं। उनमें से कितने लोग न तो चाय पीते हैं न तो काफी पीते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। ये वेन डायग्राम से लगता है। कैसे लगता है? देखिए, इसमें चाय और काफी बस यही 2 चीज है, तो हम 2 डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने ये 2 डायग्राम बना दिया है और हमसे कहा है कि पूरे गांव में यहाँ पे आबादी जो कितनी है? 5000 की आबादी है। ठीक है, और इसमें क्या कहा है कि 3200 लोग चाय पीते हैं। अगर ये हम चाय मान ले तो ये चाय कितने लोग पीते हैं? 3200। ठीक है, और क्या बोला है? 2500 लोग काफी पीते हैं। अगर हम इसे काफी मानते हैं तो काफी कितने लोग हैं? 2500 लोग। ठीक है, और क्या कहा है कि 1500 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज को पीते हैं। तो दोनों वाले को हम यहाँ लिखेंगे। ये यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1500 लोग। 1500 लोग क्या है? चाय और काफी दोनों पीते हैं। तो हमसे पूछ ले कि चाय कितने लोग पीते हैं? चाय टोटल 3200 पीते थे। ठीक है, 3200 लोग चाय पीते थे, जिसमें से 1500 ऐसे हैं जो काफी भी पीते हैं। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ वो चाय कितने पियेंगे ये निकालना चाहें तो कितना निकलेगा? 3200 में से 1500 माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 1700। 1700 वो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं। इसी तरीके से हम काफी का देखें, काफी टोटल 2500 लोग पीते थे, जिसमें से 1500 ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं। तो बचे हुए सिर्फ और काफी वाले कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि न तो काफी पिए और न तो वही चाय पिए। तो देखिए ये 1700 ये, 1500 ये, 1000 ये,
टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 और 1000 कितना हो जाएगा 4200। 4200 लोग कुछ न कुछ पीते हैं, ठीक है। 4200 लोग ऐसे हैं जो कुछ न कुछ पीते हैं। टोटल थे कितने 5000 लोग। 5000 लोग में 4200 ऐसे हैं जो कुछ न कुछ पीते हैं, तो बचे हुए कितने हैं 800। 800 लोग ऐसे बचे हैं जो कुछ नहीं पीते हैं। तो यही हमसे पूछा था कि कितने लोग ऐसे हैं न तो चाय पीते हैं न तो काफी। तो हमारा जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 800। ऑप्शन नंबर ई में 800 है, ठीक। कुछ नहीं करना था, वेन डायग्राम बना था। इसमें दो चीज थी, दो चीजें को हमने वेन डायग्राम बनाया, काफी का अलग चाय का अलग, और इसमें निकाल लिया तो हमारा आंसर निकल के आ गया है। 800 लोग ऐसे हैं जो काफी और चाय दोनों में से कोई नहीं पीते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी बनता है, कैसे बनता है देखिए, कहा है कि tan थीटा बराबर 4, तो 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बटे 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का मान क्या होगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम पहले लिखते हैं, आपको समझाते हैं क्या करना होता है। आप इसको तोड़ते हुए कहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यही इसका आंसर होता है। cos थीटा, ठीक है, cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, ठीक, अपान क्या है 2 sin थीटा और माइनस cos थीटा। और क्या दिया गया हमें दिया गया है tan थीटा का मान दिया गया है। tan थीटा बराबर कितना दिया गया है 4। तो आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक तरीका जो हम बताए, देखिए यहाँ पे साइन tan थीटा को साइन कास में तोड़ लें तो साइन थीटा, और अगर यहाँ पे देखें साइन कास में अगर तोड़ते हैं तो इसे लिखेंगे साइन बटे cos थीटा, और यहाँ पे लिख देंगे 4/1। तो जहाँ पे साइन रहेगा वहाँ पे 4 और जहाँ पे cos रहेगा वहाँ पर 1। देखिए ये इस तरीका से भी आप क्वेश्चन को लगाएंगे और 100% आंसर सही आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आ जाएगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा बनेगा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि ऊपर अगर देखें मैक्सिमम घात कितना है 1 है, नीचे भी मैक्सिमम घात कितना है 1 है, तो यहाँ पे वो वाला कंडीशन फॉलो कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर और यहाँ पर साइन कॉस है, नीचे भी साइन कॉस है, तो इसलिए यहाँ पे काम करेगा, लेकिन और भी जगह नहीं करेगा। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है जो सब पर लागू होगा, तो उस तरीके को समझाते हैं। क्या करना होगा, देखिए ऊपर से हम क्या कॉमन ले लें, हम tan बनाना है। देखिए ऊपर हम हर जगह में, क्योंकि हमें tan का मान दिया है, तो हम किसी भी तरीके से tan के पदों में इन सबको रखेंगे तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम देखिए क्या करें, ऊपर से cos कॉमन लें, नीचे से भी cos कॉमन लें, ठीक है। ऊपर से cos कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 4, ये cos की जगह कॉमन ले लिए हैं तो cos से cos कटेगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 में साइन बटे cos का मान कितना होता है tan थीटा, ठीक है, tan थीटा, और यहाँ पे 2 पहले से था, 4 + 2 tan थीटा। और क्या बचेगा नीचे अगर कॉमन लेंगे, cos कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना 2 tan थीटा बन जाएगा, क्योंकि साइन बटे cos का मान कितना होता है tan होता है, 2 tan थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ पे cos से cos भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें tan के पदों में प्राप्त हो गया है, तो अब हम जहाँ tan थीटा है वहाँ पे tan का मान रखते हैं। तो देखिए 4 + 2 गुणे tan थीटा का मान कितना है 4 है, यहाँ पे 2 गुणे 4 - 1, ठीक है, 4 - 1। तो देखिए क्या यहाँ पे कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 कितना हो जा रहा है 12 हो जाएगा, और नीचे क्या बन रहा है 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7। आंसर हमारा कितना निकल के आएगा 12/7। 12/7 देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए है 12/7। आपको देखिए आप अगर यहाँ से देखिए tan थीटा को अगर मान लें sin थीटा अपॉन cos थीटा, देखिए आप जो आपको बता रहे थे, देखिए हमें दिया गया है tan थीटा बराबर दिया गया है 4। tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं 4/1। तो sin थीटा के बराबर 4, cos थीटा के बराबर 1 रखें, तो देखिए यहाँ पे रखेंगे sin थीटा cos थीटा के बराबर 1 रखेंगे तो 4 गुणे 1, ठीक है, देखिए 4 गुणे 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा +2 sin थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे, ठीक है, ये गुणा में है, और क्या बटे नीचे बनेगा 2, और गुणे sin थीटा का मान कितना निकला है 4 निकल गया है, माइनस cos थीटा का मान 1 निकल के आएगा। यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा जो आपको बता रहे थे अभी, 4 1 का 4 और 8 4 12, यहाँ से 12 बचेगा, और ये 4 दूनी 8, 1 में से 1 जाएगा 7। देखिए यहाँ से भी आंसर आ गया है। तो आपको देखिए
ये वाला हम इसलिए नहीं बताएं क्योंकि ये हर जगह नहीं फॉलो होगा, ये वहीं पे फॉलो, ये कहाँ पे फॉलो होगा, जब आप लोग पढ़ लेंगे बढ़िया से ट्रिग्नोमेट्री तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अब अगर अभी आप बहुपद पढ़ेंगे, जो अलजेब्रा होता है अलजेब्रा में पढ़ेंगे कि देखिए यहाँ पे जो इनका ऊपर वाले का मैक्सिमम घात और नीचे वाले का मैक्सिमम घात जो है वो समान है, इसलिए इसमें फॉलो हो गया। समान नहीं रहेगा तो फॉलो नहीं होगा। अगर यहीं पे कर देता कहीं पे कास्ट स्क्वायर कमांड, तब आपका ये फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में तो ये लागू कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मानिए आप ऐसे नहीं किया करिए, आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बाकी आपकी अगर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है तो आप कर सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें आंसर लाना होता है, तरीका नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 9 सेमी, 40 सेमी और 41 सेमी लंबी भुजाओं वाले एक त्रिकोण के भीतर बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए पहले ही बोला है कि 9, 40, 41 सेमी का कोई भुजा वाला एक त्रिकोण है। अगर आप लोग को पता होगा कि हमें ये 9, 40, 41 ये क्या लग रहा है, ये हमें ट्रिपलेट लग रहा है। ठीक है, त्रिकोणमिति का एक ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रिपलेट है। देखिए ये ट्रिपलेट क्या होता है कि समकोण एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, अगर ये ट्रिपलेट होंगे तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 9 मान ले, इसको अगर हम 40 मान लेते हैं तो इसका जो कर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कभी भी हमसे पूछ ले कि त्रिभुज में किसी त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर का मान हमसे पूछे तो वो होता है डेल अपान एस होता है। ठीक है, ये आर का मान होता है, लेकिन ये तब होता है, ये किसी भी त्रिभुज के लिए फॉलो होगा। लेकिन अगर हम जान लें कि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि स्मॉल आर का मान क्या होता है, स्मॉल आर का मान निकालना हो तो होता है कि लंब प्लस आधार माइनस कर्ण, ठीक है, अपान 2। ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो देखिए यहाँ से आर का मान अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, लंब प्लस आधार 40 और 9 कितना हो जाएगा, 49 माइनस 41, ठीक है, अपान 2। 49 में से 41 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा कितना, 4। तो जो कि आर का मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, आर का मान निकल के आएगा 4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, 4 सेमी है। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी 3/12/2018 के शिफ्ट में पूछा गया है। हमने आप लोगों के 18 से लेकर के 2000 मतलब उसके पिछले 2016, 17, 18 से लेते हुए अब तक जितनी क्वेश्चन रेलवे पूछा है उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही उठाए हैं, ताकि आप लोग की तैयारी आपको पता चले कि हमको किस तरीके से तैयार होना है, कैसे रेलवे में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन से अवगत कराना ही हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुलक पहले आप जान लीजिए क्या होता है, बहुलक होता है जो पूरे आंकड़े में सबसे ज्यादा बार आया हो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 45 एक बार कितनी बार आया है, एक बार 49 कितनी बार आया है, एक बार 54 कितनी बार आया है, एक बार आया है, 56 कितनी बार आया है, 56 जो है वो 2 बार आया है। ठीक है, 56 जो है वो 2 बार आया है। और क्या है कि हमसे कहा है कि x माइनस 3 और कहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक जो है वो कितना है, 52 है। ठीक है, बहुलक जो है वो 52 है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे गलत क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे कुछ और देना चाहिए हल्का सा, या तो यहाँ पे 56 की जगह 58 देता तब ये जाके क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन में सही नहीं होगा। यहाँ पे बहुलक 2 हो जाएंगे, एक तो 52 हो जाएगा। अगर हम इसको अगर 52 मानेंगे, 52 हमसे कहा है कि इसका बहुलक 52 है, या तो हमें एक और 52 कहीं दिया होता, या तो इसको चेंज करेगा तभी होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 56 भी 2 बार आ रहा है, 56 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और 52 बहुलक दिया है तो 52 भी हमारा एक बार यहाँ है तो एक बार यहाँ पे होगा, बस यही हो सकता है। ठीक है, तो ये भी 2 बार, तो हम यहाँ पे मान के सकते हैं कि ये 56 नहीं है, ये 58 है, ये मानना पड़ेगा तभी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे हम बहुलक कहा है कि 52, तो हम 52 मानेंगे बहुलक, तो एक बार ये यहाँ पे आया है तो एक बार इस यहाँ भी 52 आएगा तभी तो 2 बार हो जाएगा, तो उसी को हम बहुलक मानते हैं। जो ज्यादा बार आता है उसी को हम बहुलक मानते हैं। तो ज्यादा बार हमारा कौन सा आया है, 52 को हम ज्यादा बार मानते हैं। तो 52, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी क्या मान होना चाहिए, 52 होना चाहिए। तो x माइनस 3 का मान कितना होगा, x माइनस 3 बराबर कितना होना चाहिए,
52 होना चाहिए, तो x का मान कितना हो जाएगा, 52 और 3 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, 52 और 3 55 हो जाएगा। तो x का मान हमसे पूछा था, तो x का मान कितना निकल के आएगा, 55 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही होगा। यहाँ पे एक को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 56 दे दिया है, क्वेश्चन गलत है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना है, ये 56 की जगह 58 लिख लेना है। चलिए, आज यही थे हमारे 20 क्वेश्चन। ठीक है, मैथ के 20 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोगों को, जो कि सारे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और कुछ न कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम के साथ जुड़े रहिए और आपकी तैयारी को एकदम बेहतर से बेहतर बनाने का पूरा हमारा प्रयास है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले मॉक टेस्ट के साथ। धन्यवाद।